आज की हमारी धारावाहिक श्री विजय कुमार IPS 1988 बैच यूपी पुलिस हमारे साथ हैं। आजकल वो DG होमगार्ड के पद पर है और DG होमगार्ड का पद प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी के वो मुखिया हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री विजय कुमार जी से, जो DG होमगार्ड हैं और किसी जानकारी के मोहताज नहीं है देश और दुनिया में, उनको बखूबी लोग जानते हैं। श्री विजय कुमार जी, सर आपका इंडिया टुडे में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे आप पढ़ाई सर कहाँ? मेरी प्राइमरी तो बांदा में हुई और झांसी में हुई, जो अर्ली एजुकेशन इंटरमीडिएट तक। उसके बाद मैंने IIT में बीटेक किया है, IIT कानपुर से बीटेक किया है। उसके बाद फिर मैं सीधे आप सिविल सर्विस में आए और IPS में आपका चयन हो गया। सर IPS में ही क्यों आपने सोचा कि, क्योंकि हमने देखा है कुछ लोग IPS को छोड़ करके फिर से वापस जाते हैं और चाहते हैं दूसरी जगह पे, मतलब आपको चुनौतियों का सामना करना था? नहीं, मतलब उस तरह की रैंक थी कि हमको यूपी कैडर मिलना था, तो इसलिए फिर IPS चूज करना पड़ा, ऑप्शन आपके पास नहीं था जी, इसलिए आपने IPS। फिर दोबारा देने का भी फिर दिया नहीं, क्योंकि फिर जहाँ तक सर मुझे पता है आप बुंदेलखंड के रहने वाले हैं जी, झांसी के हैं, झांसी को बिलोंग करते हैं जी, और आपने बुंदेलखंड में कलिंजर पे बहुत काम किया है जी। कलिंजर में आपने बहुत जीर्णोद्धार का काम किया है, जो दबी हुई चीज़ें थी उन्हें निकाला है। और आपका एक इंटरनेशनली इंडिया जर्नल आर्कियोलॉजी का अपना एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ऐसे संस्थान हैं कि जो पौराणिक हैं या पौराणिक नहीं हैं, जिनकी मान्यताएं हैं हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से या जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से, आप उनके बारे में बहुत रिसर्च करते हैं। जी जी, हाँ, मैंने पुरातत्व में काम किया है, मेरा इंटरेस्ट है। वो तो खैर प्रोफेशनल लाइफ से डिफरेंट है, तो उसके बारे में तो मुझे लगता है बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को प्रोफेशनल उसके बारे में बात करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि आपको उसमें मज़ा आता है उस काम को करने में। नहीं, वो तो बस जब कभी, हाँ, उसको आपके पर्सनल उस इंटरेस्ट पे, पर्सनल इंटरेस्ट का काम। अभी सर आप होमगार्ड को संभाल रहे हैं। होमगार्ड के मुखिया का पद एक बहुत ही बड़ा पद है, और मुझे जहाँ तक पता है कि जो होमगार्ड के मुखिया का पद होता है वो उत्तर प्रदेश IPS एसोसिएशन का पदेन अध्यक्ष भी होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इस समय तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इस समय ऐसा नहीं है? जी, पहले ऐसा होता था? पहले चूँकि सीनियर ऑफिसर रहते थे, तो अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। लेकिन आप होमगार्ड जैसी उस व्यवस्था पर के मुखिया हैं सर, जिसके पास तकरीबन 90,000 प्लाटून है, कमांडर हैं, और सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट में अगर कहीं कोई दिखता है तो वो होमगार्ड दिखता है। जी हाँ, इस समय तो वर्तमान में जो कोविड की जो समस्या है, उसमें तो होमगार्ड बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, और ख़तरा भी उनको ज़्यादा है, क्योंकि जितनी भी बसेज जा रही थी, अब तो खैर वो ख़त्म हो गया। पहले जो प्रवासी जो मजदूर थे उनको लेके जा रही थी बसेस, तो हमारे होमगार्ड ही उनको लेके जा रहे थे, फेरी कर रहे थे और फिर वापस लौटते थे, तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा था। और जो भी सड़क पर जो भी पुलिसकर्मी खड़ा है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, तो सारे पुलिसकर्मियों को खतरा है, और होमगार्ड को भी उतना ही, मतलब मुझे लगता है वो भी उतने ही खतरे में है। लेकिन अभी तक ईश्वर की कृपा से सभी कुछ ठीक है। हमारा कोई आपके यहाँ संक्रमण कहीं भी संक्रमित कोई नहीं पाया गया अभी तक, कोई इवन मतलब संक्रमण होमगार्ड में फैला ही नहीं? अभी कोई नहीं पाएगा। उनको एक ड्रिल बताई गई थी शुरू से, जब ये चालू लॉकडाउन से पहले। ठीक है, हम लोगों ने पहले से ही जो हमारे डॉक्टर कैसे काम किया सर आपने? क्योंकि डिप्लॉयमेंट में तो होमगार्ड ही रोड पर यहाँ वहाँ नहीं, उनको लोगों बेसिक उनको प्रिकॉशन बताया जाता था कि आप हमेशा मास्क बांध के रखें, ठीक है, अपना हाथ धो के घर जाएँ तो नहाएं, ठीक है। जो बेसिक प्रिकॉशन होता है कि आप मतलब कम से कम इंटरेक्शन हो, अगर लगे कि ये संदिग्ध व्यक्ति है या ऐसे हो सकता है तो कैसे उसको हैंडल करना है, ये सारा आपने पहले से हम लोग पहले से, ये लॉकडाउन से पहले से हम लोग जो है इसकी ब्रीफिंग तैयारी कर रखे थे। ये पहले से तैयारी। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि ये आपकी तैयारी का ही नतीजा है
कि इतनी बड़ी जो संख्या में, मतलब प्रदेश की तो दूसरे नंबर की फोर्स है, लेकिन अगर मैं कहूँगा तो देश में जितने राज्य हैं उनमें ये हाँ बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या फोर्स की है। वो संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है पूरे देश में जितने राज्य हैं। तो आज आप उस राज्य के एक इतने बड़े महकमे के मुखिया होने के बाद आपको और क्या लगता है कि इनके लिए, क्योंकि आप ये देखते हैं अभी इनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनका जो वेतन और वो हुआ था, तो मुझे पता है कि 702 रुपये इनकी। देखिए ये शासन की बात है, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और ये कोर्ट और शासन के निर्णय पे मैं टिप्पणी कुछ भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इस समय हमारे करीब 80,000 डिप्लॉयड हैं होमगार्ड, अच्छा। और बहुत एफिशिएंसी से ड्यूटी कर रहे हैं, और अभी तक ईश्वर की कृपा से कोई भी संक्रमित नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हम लोग बीच बीच में उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे स्टेट के सभी कमांडेंट्स को सेंसिटाइज करते थे, क्या एसओपी होगी, किस ड्यूटी में क्या ध्यान देना है होमगार्ड को, इसके लिए प्रॉपर ब्रीफिंग थी, उसके लिए पूरे इंस्ट्रक्शंस थे, वो हर आदमी के पास व्हाट्सएप से गए हैं, उन्होंने उसका पालन किया है, और उन्होंने। तो मुझे लगता है सर 90,000 में 80,000 डिप्लॉयमेंट। हाँ, इस समय पूरा डिप्लॉयमेंट है 80,000 डिप्लॉयमेंट। और जो 10,000 है सर वो अभी वो स्वैच्छिक नहीं, स्वैच्छिक नहीं, मतलब अभी तो आवश्यकता थी। हाँ, क्योंकि हर जगह ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता थी, पुलिस डिमांड कर रही थी, जिले डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए इतना डिप्लॉयमेंट अब धीरे धीरे कम हो वैसे कॉमनली जो है कितना डिप्लॉयमेंट होता है? कॉमनली तो 50% पे रहता है, 50%, 60%। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी नहीं, इस समय तो चूंकि आवश्यकता थी, हाँ, तो इसलिए बढ़ गई। हम लोगों ने इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं बढ़ाया, जितना भी जिलों से डिमांड आई है वो आपने पूरी की, उसको पूरा किया। तो सर अभी आपका क्या और प्रोग्राम है होमगार्ड मॉडर्नाइजेशन के बारे में? आपने क्या और कदम अभी हम होमगार्ड्स को इंसास राइफल मिलने वाली हैं, तो बस हम लोग उनको कुछ मिली भी थी सर पहले? हाँ, कुछ मिली भी हैं, तो कुछ उनको हम लोग पहले तो सारे होमगार्ड्स को इंसास के लिए ट्रेनिंग देंगे, और जो विशेष रूप से उनको जो सशस्त्र होमगार्ड होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग तो सभी को दी जाती है, ठीक है, लेकिन जो सशस्त्र हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। उनका टर्नआउट और उनके इन्फेंट्री ड्रिल को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग अब अभियान चला रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, ब्रीफ कैप्सूल कोर्सेज चलाएंगे, जो जिस थाने में आमद कराएगा वहीं पर उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। जो हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, प्लाटून कमांडर होते हैं, वो वहीं पर जाके उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। तो प्रकार से हम लोग, क्योंकि एक साथ सबको एक जगह बुला के अगर हम कराएंगे तो कई साल लग जाएंगे, तो बेहतर ये है कि उनके चाल ढाल और उनके टर्नआउट को ठीक करने के लिए उनके जहाँ पर वो हैं, हाँ, वहीं पर जिलों में, वहीं पर हाँ, जिन थानों में उनकी आमद होती है, हर सुबह असेंबल होते हैं, ठीक है, वहीं उनको पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। तो मैं ये मान लूँ कि आज जो होमगार्ड के मुखिया की कुर्सी पर हैं, वो IT इंजीनियरिंग करके यहाँ पर आए हैं, तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग का भी कुछ आपको, जो आपने कर रखी है उसका भी कुछ आप यहाँ पर प्रयोग करते होंगे? नहीं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी, और सिविल इंजीनियरिंग का तो यहाँ कोई प्रयोग है नहीं। तो इसीलिए मैं नहीं कह सकता कि उसका कोई प्रयोग किया मैंने। तो आगे की योजनाएं आपकी, एक तो इनको पूरी तरह से जो सशस्त्र आपकी गार्ड हो उसको ट्रेनिंग मुहैया कराना है। ये मुख्य रूप से कि उनका टर्नआउट, चाल ढाल ठीक हो जाए, उनकी वर्दी ठीक हो जाए, उनका प्रेजेंटेशन ठीक हो जाए, और वो जो जिस तरह की ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनको और कैसे बेहतर तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर गार्ड ड्यूटी करते हैं या हमराह गनर की ड्यूटी, मतलब गनर जैसी ड्यूटी होती है, हमराह रहते हैं अधिकारियों के, ठीक है, ऑफिस में गार्ड ड्यूटी करते हैं, ठीक है, या संस्थानों में वो गार्ड की ड्यूटी करते हैं, या ये मोटी जो ट्रैफिक की ड्यूटी करते हैं। ट्रैफिक की ड्यूटी पे मैं आपसे एक सवाल, 112 नंबर पे करते हैं। तो जहाँ जितने तरह का उनका जॉब प्रोफाइल है, उसके लिए हम लोग उनको कैप्सूल कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं और उनको देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अपने काम को और बेहतर और प्रोफेशनली कर सकें। गुड सर। ट्रैफिक पे मैं ये कहूँगा कि हम चौराहों पर जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे अगर डिप्लॉयमेंट किसी फोर्स का दिखता है तो उतना ना ट्रैफिक पुलिस होती, ना सिविल होती है, होमगार्ड ही होता है जो हर तरफ के लोगों को कंट्रोल करता है। जी हाँ। उनके आपको लगता है कि वो चूँकि बहुत ही कठिनाई भरी ड्यूटी है, चौराहे पर खड़े रहना कई घंटे और उसके साथ लोगों को कंट्रोल करना, और उसके बाद जब वो घर जाएं तो उनके आवास की क्या व्यवस्था है आज के समय में?
आपके अभी तो रहते देखिए वो हुए- वॉलंटियर हैं तो आवास तो वो उनको खुद ही अपने आवास पे ही रहते हैं ज़्यादातर हमारे होमगार्ड। जी। और जो वैतनिक हैं उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत वैतनिक के व्यवस्था लिए है। आपके आवास अभी का क्या 100% जो है अभी उनको नहीं मिला हुआ कितने है। परसेंट मिल गया है आवास अभी वैतनिक तो, वालों को? वैतनिक वालों का बहुत कम है परसेंटेज, क्योंकि हम लोगों की रेजिडेंशियल कॉलोनीज तो कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है इस पे आपको शासन को एक भेजना चाहिए कि इनकी होमगार्ड की भी एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बननी चाहिए। एक, हाँ, ये जो हमारे वैतनिक हैं, वैतनिक अधिकारी, वैतनिक वाले कितने होंगे तकरीबन? 10% करीब। तो 10% मान लें तो 90,000 में 9,000 मान लें, हाँ जी। तो 9,000 लोगों के भी आवास की व्यवस्था होनी ही चाहिए। तो और सर, जैसे इनको आप तो ये करते हैं, चूँकि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी हैं और कुछ नया करने की आपकी एक आदत भी रही है। जैसा मैं जानता हूँ, आपको महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है अर्ली सर्विस में, शुरुआती दौर में। उसके बाद और कौन कौन से अवार्ड्स आपको कुछ मिले हैं, कुछ वो भी बता दें। अब गैलेंट्री के लिए मुझे ASP था, मैं पहले ईयर में ही मिला था आतंकवादी अभियान में, और उसके बाद तो फिर अभी आतंकवादी अभियान वाला थोड़ा सा किस्सा बताएंगे सर, क्या था? अब उसमें तो वो मतलब उस समय तराई में आतंकवाद था, वहाँ मैं काफ़ी दिन रहा, करीब 3। और बहुत आप एक्टिव होकर के रहे, आपने बहुत ज़्यादा काम किया आतंकवाद पे। हाँ, तो उस दौरान लोग बताते हैं मुझे कि आपने बहुत काम किया। उस दौरान काफ़ी काम था, पुलिस ने बहुत काम किया, खैर व्यक्तिगत तो किया ही, जो लोग भी वहाँ पोस्टेड थे पुलिस ने बहुत काम किया। लेकिन पुलिस का मेरा मानना है सर कि सेनाएं चाहे जितनी हो, जब तक सेनापति जी अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कैलिबर नहीं होता, तो सेना का भी मनोबल तभी बढ़ेगा जब सेनापति का मनोबल जी। तो इसमें आपकी भी भूमिका मुख्य हाँ, रही। थोड़ा और सा सक्रिय, वो सक्रिय जो अधिकारी रहते थे वहाँ थोड़ा सा पुलिस एक्टिव रहती थी जहाँ, तो उस समय जितने भी हमारे साथ लोग थे तो काफ़ी सक्रिय, हमारे अधिकारी से लेके कर्मचारी तक उस समय बहुत सक्रिय थे, क्योंकि उस समय संकट था, काफ़ी राष्ट्र के सामने संकट था, तो उसको उसी भावना से लोगों ने उसको लिया था। और आज भी सर कोरोना काल में भी राष्ट्र के सामने संकट है, जैसा विश्व संकट है ये तो, लेकिन राष्ट्र के सामने संकट है, तो मुझे लगता है कि कुछ आप अपने ऐसे कुछ ऐसे वर्कशॉप टाइप की भी करते हैं इन लोगों के साथ टाइम टू टाइम, जो देखिए इनका मनोबल बढ़ता रहे। जो हम लोगों इस समय सबसे जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने बताई कि इनको सेंसिटाइज करना कि भाई ये इन्फेक्ट ना हो, अपने ड्यूटी के दौरान ड्यूटी भी करें और इन्फेक्टेड ना हो, इसके लिए SOPs जो हम लोगों ने फिक्स की थी, वही सेंसिटाइज करना हमारा सबसे बड़ा काम था, उसको हम लोगों ने तब से लगातार करा। बहुत अच्छे से किया सर। आपने इंडिया न्यूज़ हिंदी के साथ बात की, हम लोगों को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप और आगे इसी तरह अपने जीवन में, अपने सर्विस काल में और उसके बाद भी जैसा समाज के लिए आप कर रहे हैं आगे भी करते रहें, फोर्स के लिए करते रहें, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए करते रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। थैंक यू। इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, आज की इस धांसू हस्ती ट्रिमेंडस पर्सन प्रोग्राम में हमारे साथ थे विजय कुमार, सीनियर IPS 1988 बैच के DG होमगार्ड। आज आप उनसे रूबरू हुए, उनकी बातों को सुना, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी आपको अपने जीवन में आगे कर रास्ते तय करने हैं, उनमें शायद इनकी कही हुई बातें, इनकी बताई हुई बातें आपका दिशा निर्देशन करेंगी। और उस दिशा निर्देशन के लिए इनकी बातों को आप हमेशा याद रखें, ये नाम भी ज़रूर याद रखें, विजय कुमार, IPS 1988 बैच, UP पुलिस, DG होमगार्ड। आप लोग अपनों का और समाज का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।